स्वागत है बच्चों आपका। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का एक पाठ लेकर आए हैं। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना है। आपके 100% अंक लाने के लिए, आपके बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर करता है? बच्चों, यूएनडीपी देशों की विकास की जो तुलना करता है वो उसके ऑप्शंस आपके हैं। लोगों की शिक्षा के स्तर पर, बी लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर, सी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या डी उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर है डी। इन सभी आधार पर यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें संसार के अधिकतर देशों के विकास के बारे में रिपोर्ट तैयार होती है और उन्हें 0 से लेकर 1 अंक के बीच में सूचकांक दिया जाता है, जिससे उनके विकास के बारे में पता चलता है। जिनका सूचकांक 1 के ज्यादा नजदीक होता है वो अधिक विकसित देश माने जा सकते हैं, और जिनका मानव विकास रिपोर्ट में नीचे स्थान होता है वो विकास में कम विकसित माने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साक्षरता दर क्या है? आपने कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा। अक्सर बोलते हैं पढ़े लिखों की संख्या। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कुल साक्षर लोगों की संख्या। ऑप्शन बी, कुल स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या। या ऑप्शन सी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा सी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता दर लगभग 74.04% है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त मापदंड क्यों नहीं है? और आपके ऑप्शन हैं, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन बी, इससे ये पता नहीं चलता कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। ऑप्शन सी, इसलिए औसत आय का प्रयोग ज्यादा सही है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चों, कुल आय, मान लीजिए किसी देश की आय 10 लाख है और उसकी जनसंख्या भी 10 लाख है। मान लीजिए कोई दूसरा देश है जिसकी आय 10 लाख है लेकिन कुल जनसंख्या 5 लाख है। तो सामान्य सी बात है, जिस देश की जनसंख्या 5 लाख होगी वो दूसरे देश के मुकाबले अधिक सुविधा में होगा, क्योंकि उनके पास प्रति व्यक्ति अधिक पैसा होगा सुविधाओं के लिए। तो कुल आय से हमें देशों की जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि कुल आय देशों के विकास की तुलना के लिए एक उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि जनसंख्या अलग होती है। इससे ये पता नहीं चलता कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है, इसलिए औसत आय का प्रयोग भी बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां का मानव विकास सूचकांक हमारे देश से बेहतर है? बांग्लादेश का मानव सूचकांक हमारे देश से बेहतर नहीं है। नेपाल का सूचकांक भी हमारे देश से बेहतर नहीं है। भूटान का भी नहीं है। श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक हमारे देश से ज्यादा
बेहतर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 चुका है। नंबर 5 HDI, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये बार बार आया है, आगे भी आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और याद करें। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या अर्थ है? नंबर ए मानव विकास सूचकांक, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी मानव शिक्षा सूचकांक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन की सही विशेषता क्या है? आपने भूगोल में पढ़ा होगा पहले पाठ में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का अंतर। ऑप्शन देखते हैं। ए जिनका प्रकृति पुनर्भरण प्रकृति द्वारा नहीं किया जा सकता वे, या जिन्हें हम उपभोग कर सकते हैं वे, या सी जिनका प्रकृति द्वारा पुनर्भरण किया जा सकता है, या डी उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रकृति द्वारा पुनर्भरण किया जा सकता है। तो आपका उत्तर है सी। क्वेश्चन देखते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण ये है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सुविधाएं बहुत ही अधिक अच्छी हैं, जिसके कारण वहां शिशुओं की मृत्यु कम होती है। शिशु जन्म लेते हैं, मृत्यु कम होती है क्योंकि वहां सुविधाएं अधिक हैं। तो क्वेश्चन, केरल में मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है? ए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिल्कुल सही है। बी शिक्षा का उच्च स्तर है केरल में, बिल्कुल सही है, इससे जागरूकता होती है। और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी हैं। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की कोई आवश्यकता नहीं बची है। क्वेश्चन नंबर 8 शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है, मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे अच्छे से समझेंगे। किसी वर्ष में उत्पन्न हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, या बी 1 वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या, या सी 1 वर्ष में 1000 संख्या तक मरने वाले बच्चों की संख्या, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, शिशु मृत्यु दर वो अनुपात है जो 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चे पैदा होते हैं, उन जीवित बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, इनके अनुपात को ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन जो ठीक है वो है ए। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति के लिए समान विकास लक्ष्य क्या है? बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो, किसी से भी पूछेंगे कि आपके लिए विकास का क्या मतलब है, तो वो सीधे सीधे क्या कहेगा? वो कहेगा बहुत अच्छी आमदनी होनी चाहिए, जीवन की सारी सुविधाएं मुझे मिलनी चाहिए, बिजली पानी समय पर मिले, भोजन की व्यवस्था हो, बच्चों को शिक्षा मिले। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ लक्ष्य जो हैं विकास के वो समान रहते हैं। जैसे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेहतर आय, ये सभी चाहते हैं। उच्च जीवन स्तर सभी चाहते हैं, जीवन में सभी सुविधाएं मिले, जन सुविधाएं जितनी भी होती हैं, स्वास्थ्य, सफाई, बिजली, जल जैसी सभी शिक्षा, सभी सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी
विकास के लक्ष्य सभी व्यक्तियों के लिए समान है। क्वेश्चन नंबर 10, निवल उपस्थिति दर क्या है? आप उपस्थिति से ही अनुमान लगा लेंगे कि ये जरूर अटेंडेंस के बारे में है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, या ऑप्शन बी, स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, या ऑप्शन सी, स्कूल में उपस्थित होने वाले कुल बच्चों की संख्या, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इसे समझ लेंगे। निवल उपस्थिति दर वह दर है जो प्रतिशत के रूप में निकाली जाती है 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी संख्या, और कुल बच्चे जो 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की आयु के देश के अंदर हैं। तो कुल बच्चों के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है और उम्र का ध्यान रखा जाता है 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के बच्चों की संख्या का अनुपात। इसे निवल उपस्थिति दर कहते हैं। क्वेश्चन हो गए 10। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बैंक निम्न में से कौन से मापदंड का प्रयोग विकास मापने के लिए करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। शिक्षा का स्तर, या ऑप्शन बी स्वास्थ्य का स्तर, या ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। तो विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कई बार अंग्रेजी में कहते हैं, तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग अलग अलग देशों के विकास की तुलना के लिए, विकास को मापने के लिए करता है। तो आपका ऑप्शन है सी, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक के अनुसार किस आय वर्ग के देश को समृद्ध कहा जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये बहुत सारे जितने भी देश हैं संसार के अंदर, उनकी तुलना करने के लिए आय वर्ग बनाए हुए हैं, इनकम ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जिनकी आमदनी ज्यादा है देशों की, वो समृद्ध मतलब अमीर देश समझे जाते हैं, उन्हें कई बार विकसित देश भी कहा जाता है। जिन देशों की आय कम है उनको निम्न आय वर्ग का या अविकसित देश भी कहा जाता है, और जो बीच में देश आ गए उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है ए, जिनकी आय 2004 में, ये 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार आपके आंकड़े हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, जिनकी आय 2004 में लगभग 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है। जिन देशों को में प्रति व्यक्ति आय 37,000 या उससे कम है, यहां पर प्रति व्यक्ति आय का जिक्र है। ये जो आय है ये इन देशों में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष की गणना के रूप में ली गई है। ऑप्शन सी, जिन देशों की आय 5 लाख से अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व बैंक की ये जो विश्व विकास रिपोर्ट है 2006 में प्रकाशित हुई थी, और इसके अनुसार प्रति व्यक्ति 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष कमाने की जहां प्रति व्यक्ति आय हो, उन देशों को समृद्ध देश या डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा,
ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में यूएनडीपी भी कहते हैं, या ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आईएमएफ भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना के लिए स्वास्थ्य की दशाएं, शिक्षा की दशाएं जैसी जन सुविधाओं की उपलब्धता जैसे आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए। तो आप ये याद रखेंगे, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इस सूचकांक को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विकास सिर्फ सुविधाओं को खरीद पाने वालों के लिए ही होना चाहिए, या ऑप्शन बी विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और जिसमें भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रख के विकास करें, या ऑप्शन सी विकास तो होना चाहिए जल प्रदूषित हो या हवा प्रदूषित हो, या ऑप्शन डी विकास सिर्फ अमीर देशों का ही हो। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो उत्तर होगा विकास की धारणीयता, जो कई बार परीक्षा में आया है, आप याद रखेंगे। विकास की धारणीयता का अर्थ है कि विकास जरूर हो, सुविधाएं जरूर प्राप्त हों, पर भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो विकास की धारणीयता क्या है? विकास की धारणीयता का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और संसाधन इस प्रकार से प्रयोग किए जाएं कि भावी पीढ़ियों की, आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी हो सकें। इसके साथ हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद रखें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगले वीडियो भी प्राप्त हो सकें। अगले वीडियो में हम पाठ नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर लेंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर